नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल का अध्याय 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ेंगे। ठीक है? इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, उसमें परिवहन क्या होता है और संचार सेवाएं जो होती है वो क्या होती है। अब इसमें आगे की जो तृतीयक क्रियाकलाप में जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सेवाएं। ठीक है? सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं। मतलब जो कुछ सेवाएं हैं वो उद्योगों को चलाते हैं, जैसे कि व्यापार संबंधित सेवाएं जो है, और कुछ जो है लोगों को, जैसे कि शिक्षक संबंधी सेवाएं। ठीक है? और कुछ क्या है, उद्योगों और लोगों दोनों को चलाते हैं। मतलब जिसमें व्यापार से जो परामर्श होते हैं, व्यापार से संबंधित जो सलाह होती है वो ली जाती है। ठीक है? बड़े बड़े विशेषज्ञों से। उदाहरण जैसे कि परिवहन सेवाएं जो उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं। क्योंकि जो परिवहन है वह लोगों के को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद करता है, और उद्योगों के वस्तुओं को भी, उद्योगों के उत्पादित सामानों को भी, जैसे कि जंगलों से या फिर कच्चा माल जो भंडार है उनके पास, वहां से उद्योगों में सामान पहुंचाया जाता है, और फिर उद्योगों से जो तैयार माल होता है वह बाजार में पहुंचाया जाता है। इसलिए जो परिवहन सेवाएं हैं वह उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं। ठीक है? अब सेवाएं बढ़ते हैं निम्न स्तरीय सेवाएं, यानी कि जो निचले स्तर की सेवाएं हैं, जैसे कि धोबी की सेवा हमें मिलती है, पंसारी की दुकान आदि। ठीक है? उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे कि परामर्शदाता, चिकित्सक, लेखाकार आदि की सेवाएं। ठीक है? सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता को भुगतान करना पड़ता है। मतलब तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, अगर आपको चिकित्सक की सेवा चाहिए, आप बीमार हो, तो वो आपको सेवा प्रदान करेगा, वो आपकी बीमारी का इलाज करेगा, पर उसके बदले आपको उसे उसका भुगतान करना होगा, उसको पैसे देने होंगे जितनी उसकी फीस होगी। ठीक है? और जैसे कि लेखाकार है, अगर आप चाहते हो कि अखबार में आपका ये आर्टिकल या फिर ये जो एक अनुच्छेद टाइप है, वो आप छपवाना चाहते हो, तो लेखाकार आपका वो काम कर देगा, संपादक आपका वो काम कर देगा, पर उसके बदले आपको भुगतान करना पड़ता है। ठीक है? तो सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता को भुगतान करना पड़ता है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। महामार्ग मतलब जो बड़े-बड़े हाईवे होते हैं, आपने सड़कें देखी हैं जो बहुत चौड़ी-चौड़ी होती है, उन्हें महामार्ग कहा जाता है। और सेतु, सेतु यानी कि पुल। ठीक है? तो महामार्ग और सेतु का निर्माण, अग्निशमन विभागों की देखभाल, शिक्षा की पूर्ति और ग्राहक सेवा की देखभाल व क्रियान्वयन, मतलब कार्य जो करवाना है वो और उसकी देखभाल सरकार व कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है? इन सेवाओं को सरकार और कंपनी संभालती है। दैनिक जीवन में काम को आसान करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कुछ ऐसी सेवाएं भी, देखो ये तो है निचले निम्न स्तरीय सेवाएं और उच्च स्तरीय सेवाएं। ठीक है? पर कुछ ऐसी भी सेवाएं होती है जो जो दैनिक जीवन में काम को आसान करने के लिए मिलती है हमें व्यक्तिगत रूप से। जैसे कि घरेलू नौकर की सेवा, घरेलू नौकर होते हैं जिससे हमारा दैनिक जीवन है वो आसान हो जाता है। नाई, बावर्ची इत्यादि। ठीक है? अब ये जो है जिनको जो दैनिक जीवन में काम करते हैं उन इनका क्या है, इन्हें कम भुगतान किया जाता है। इनकी जो वेतन होता है वो बहुत कम होता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित होता है, मतलब ये संगठित नहीं होते, इनकी कोई संस्था नहीं होती है। ये असंगठित होते हैं, मतलब एक नौकर किसी और घर में काम करता है, दूसरा नौकर किसी और घर में काम करता है, इनकी कोई संस्था नहीं होती है। जैसे कि आप मैं आपको कह दूं कि अगर अध्यापक है, अध्यापक की सेवा अगर आपको दी जाती है तो एक संगठित संस्था है। क्यों? क्योंकि अध्यापक जो है वो किसी विद्यालय से संबंधित होता है। ठीक है? उसकी संस्था होती है, इसीलिए। या फिर अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान पर पढ़ते हैं तो वह भी एक संस्था है। पर ये जो आपको दैनिक जीवन में काम करने के लिए मिलते हैं, इनकी कोई संस्था नहीं होती। नाई की भी अपनी एक खुद की दुकान होती है, तो वो कोई संस्था नहीं है उसकी। ठीक है? तो ये असंगठित होता है, मतलब अलग-अलग होते हैं ये। जैसे कि उदाहरण है घरेलू काम के लिए, जैसे कि एक बताया गया है, मुंबई का डब्बा वाला सेवा। डब्बा वाला का मतलब यहाँ से लंच बॉक्स से है, जो दोपहर के समय में जो आपको खाना दिया जाता है वह डब्बा वाला सेवा है ये। तो मुंबई में होती है ये सेवा। यह पूरे नगर में 1,75,000 लोगों को दफ्तर में खाना पहुंचाती है। मतलब दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए जो सेवा दी जाती है, सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई का डब्बा वाला सेवा है। क्योंकि यह पूरे नगर में यानी पूरे मुंबई में 1,75,000 लोगों को दफ्तर में खाना पहुंचाती है। ठीक है?
आगे पढ़ते हैं। अब है आखिरी तृतीयक सेवा पर्यटन। ठीक है, पर्यटन क्या होता है? पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आनंद लेने तथा घूमने फिरने के लिए की जाती है। मतलब कुछ ऐसे भी यात्रा होते हैं जो हम व्यापार से संबंधित करते हैं, ठीक है, पर यह व्यापार से संबंधित सेवा नहीं है। ये आप बस ऐसे ही घूमने के लिए या फिर आनंद लेने के लिए आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, तो उसे पर्यटन कहा जाता है। अब है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है मांग। आजकल छुट्टियों के समय पर्यटन की मांगे तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है आजकल सब लोग ना छुट्टियां चाहते हैं, अपने जो उनका डेली रूटीन है, जो उनका उनकी रोजाना की जो उनकी दिनचर्या है, उससे ना वे उस थकान से वे छुट्टी चाहते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, छुट्टियों की मांग करते हैं जिससे कि वे पर्यटन के लिए जा सकें, ठीक है। और और है जीवन में सुधार तथा फुर्सत के समय लोग आराम के लिए घूमने जाते हैं। मतलब जब भी उनको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ही उथल-पुथल चल रही है या फिर उसको सुधार की ज़रूरत है या फिर उनके पास फुर्सत का समय है, तो लोग क्या पसंद करते हैं कि वे घूमने के लिए किसी स्थान पर जाएँ, ठीक है? दूसरा है परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन की शुरुआत हुई। मतलब पहले क्या होता था कि परिवहन कैसे होते थे, या तो बैलगाड़ी होती थी या फिर तांगे होते थे, जो कि ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते थे, कम ही जा पाते थे। इसलिए क्या हुआ है कि जब से परिवहन सुविधाओं में सुधार हुआ है, मतलब जब से ये बस बनी है, मतलब बड़े-बड़े वाहन बनने लग गए हैं जो ज़्यादा दूरी आराम से तय कर लेते हैं और जल्दी तय कर लेते हैं, तब से पर्यटन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तब से उनकी शुरुआत हुई है, ठीक है? बेहतर सड़कों पर वाहनों द्वारा यात्रा करना आसान होता है। मतलब जो बेहतर सड़कें बनी है जब से ये रोड जो है हमारी वो अच्छे हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, बिल्कुल पक्की हो गई है, तब से क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने किसी छोटे वाहन के सहारे भी काफ़ी दूर तक की यात्रा कर लेता है, ठीक है? तो यात्रा जो है वो आसान हो गई है। अब है जलवायु। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गर्म धूपदार मैदानी क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं। मतलब जलवायु क्या होती है कि जहाँ की जलवायु लोगों को प्रभावित करती है, जैसे कि जो विदेशों के लोग हैं वहां पर, जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका ले लेते हैं उदाहरण में, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर वहां पर ठंड रहती है। तो वे लोग ज्यादातर भारत में पर्यटन करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पर हर प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं, ना तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, ना ज़्यादा गर्मी है। तो जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो गर्म धूपदार मैदानी इलाकों में घूमना पसंद करते हैं। ठीक है? जैसे कि पहाड़ी जो लोग हैं, वो ज़्यादातर भारत में गोवा जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी है, वहाँ पर अच्छा माहौल है, समुद्र वगैरह है। ठीक है? और ऐसे ही गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग बर्फीले या पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं, ठीक है? मतलब जहाँ की जलवायु लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, वहाँ पर वे घूमना पसंद करते हैं। पर्यटन पर्यटन को यह जो है पॉइंट ये बहुत प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट है भूदृश्य। अधिकतर लोग उन क्षेत्रों पर छुट्टियाँ बिताना पसंद करते हैं, जहाँ की भू आकृति सुंदर होती है। मतलब ज़्यादातर लोग या फिर आप ही ले लीजिए अपना ही उदाहरण, अगर आपको छुट्टियाँ बिताने के लिए कहा जाए, तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ का आपको जो भू आकृति है, भूदृश्य जो है वो सुंदर लगे। जैसे कि अगर आपको बर्फ पसंद है, तो आप पहाड़ों में जाना पसंद करेंगे ना? तो जहाँ की जलवायु आपको पसंद आती है या फिर जहाँ की जो जगह देखने में बहुत सुंदर आपको लगता है, वहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है? जैसे कि पर्वत, झील, समुद्र आदि। आगे चलते हैं। इसमें ही है इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र के आकर्षित कला और इतिहास को देखने लोग जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विदेशी लोग हैं वो ज्यादातर भारत में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है और जो यहाँ की कला है वो बहुत ही आकर्षित है। जैसे कि ताजमहल वगैरह है, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, ठीक है? और लोग प्राचीन व सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों, किला और महलों को देखकर आनंद उठाते हैं। मतलब जहाँ की इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें और जो कला है वो बहुत ही सुंदर होती है और आकर्षित होती है। वहाँ पर ज्यादातर पर्यटन करना लोग पसंद करते हैं। आखिरी जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। लोगों को जिस से क्षेत्र की मानवीय नीतियाँ, मतलब वहाँ की जो नीतियाँ हैं, ठीक है? और संस्कृति पसंद आती है, वहीं लोग पर्यटन करते हैं। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि इस ये जो स्थान है या फिर ये जो देश है, यहाँ की मुझे संस्कृति बहुत पसंद है,
ठीक है? वहाँ पर लोग ज़्यादातर घूमना पसंद करते हैं। जैसे भारत के कई लोगों को अमेरिका वाली जो संस्कृति है वो बहुत पसंद आती है, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं और ऐसे काफ़ी अमेरिकी लोग हैं, जो कि भारत की संस्कृति को बहुत ज़्यादा आकर्षित मानते हैं, बहुत प्रभावित है उससे और वो यहाँ पर पर्यटन करना बहुत पसंद करते हैं। पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दामों में पूरा करने वाले क्षेत्रों में भी लोग घूमना पसंद करते हैं। मतलब अपने देश के, अपने स्थान के मुकाबले जहाँ पर आपको आपकी ज़रूरतों का सामान सस्ता मिल जाता है, अगर आप घूमने-फिरने जाओ तो वहाँ पर सस्ता घूमना-फिरना होता है और वो जगह भी सुंदर है, वहाँ की संस्कृति भी अच्छी है, तो अधिकतर लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है? ये कुछ कारक थे, जो कि पर्यटन को प्रभावित करते हैं। अब ये एक परिभाषा है आपके अध्याय में बताई गई थी कि चिकित्सक पर्यटन क्या होता है? देखिए चिकित्सक मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पर्यटन मतलब बाहर जाना या फिर घूमना। तो इस चिकित्सक पर्यटन का मतलब होता है अगर आप बीमार हो, ठीक है? और आप अपने ही देश की बजाय या फिर अपने राज्य की बजाय अलग राज्य अन्य राज्य में जाते हैं अपने देश में और फिर अन्य देश में चले जाते हैं, ठीक है? मतलब आपने जो पर्यटन किया है, वह चिकित्सा से संबंधित है। आप अपनी बीमारी का इलाज करने किसी अन्य राज्य में या फिर अन्य देश में जाते हैं, तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण बताऊँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पहले होता था जब भारत में कैंसर का इलाज मुश्किल होता था, तब लोग बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, अपने कैंसर का इलाज कराने। क्यों? क्योंकि वहाँ क पर जो डॉक्टर है, ठीक है? वो ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा मतलब उनके पास पहले ही तकनीक आ गई थी कैंसर को ठीक करने की, तो लोग काफ़ी मात्रा में चिकित्सक पर्यटन करते थे। अपनी बीमारियों को दूर कराने के लिए वे किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे या फिर देश ठीक है, एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। मतलब चिकित्सा उपचार आपको बीमारी का कोई उपचार चाहिए और वो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन द्वारा मतलब कहीं और किसी और देश में जाकर वह काम करवाते हैं, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है? इससे संबंधित आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा और परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत आसान है, आपको बस समझना है, ठीक है? तो तृतीय क्रियाकलाप तो यहाँ खत्म होता है, अब पढ़ते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? चतुर्थ क्रियाकलाप इनमें सूचना आधारित खोज, विकास आधारित कार्यों की सेवाओं को शामिल किया जाता है। मतलब इस चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होता है कि सूचना आधारित मतलब सूचना का आदान-प्रदान, ठीक है? या फिर खोज करना, कोई नई खोज, कोई नया आविष्कार करना या फिर विकास से संबंधित, ठीक है? जो कार्य होते हैं उनकी सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सूचनाओं को ढूँढना, एकत्रित करना और सूचनाओं को फैलाना आता है। मतलब मान लीजिए एक अध्यापक है, ठीक है? अगर वो सिर्फ़ पढ़ाता है, शिक्षक है जो सिर्फ़ आपको मतलब पढ़ाता है, तो वह तृतीय क्रियाकलाप में आएगा क्यों? क्योंकि वह एक सेवा प्रदान कर रहा है शिक्षण की, ठीक है? पर अगर वो शिक्षण का मतलब पढ़ाने का एक नया तरीका खोज देता है, नया विकास कर देता है शिक्षा पद्धति में, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में हम उसको शामिल कर देंगे, ठीक है? अब चतुर्थ क्रियाकलाप के प्रकार क्या हैं? इसके प्रकार हैं सूचना आधारित अनुसंधान मतलब सूचना के आधार पर जो खोज की जाती है वो और विकास कार्य, ठीक है? आगे चलते हैं। अब यहाँ बताया गया है एक और यहाँ परिभाषा आती है बाह्य स्रोतन क्या होता है? ठीक है? बाह्य स्रोतन मतलब बाह्य मतलब बाहर से स्रोत मतलब कुछ काम करवाना, ठीक है? आपके काम का जो स्रोत है, मतलब जहाँ से आपका काम हो रहा है वो बाहर है, आपकी जगह से बाहर है, ठीक है? बाह्य स्रोतन का अर्थ होता है अपने कार्य को किसी दूसरे देश में स्थापित करना, ठीक है? इसके कारण क्या है? कुछ देशों में सस्ते श्रमिक हैं, मतलब कुछ देश जो हैं, जो थोड़े विकासशील देश हैं, वे क्या करते हैं, विकसित देशों के मुकाबले वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है? तो एक तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि दूसरे अन्य देश से अन्य देशों से वे अपने काम कराते हैं। मतलब आप मान लीजिए, 1 मिनट में आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है? और इसने अ, अन्य देश में, ठीक है? नहीं, आप मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है? ये आपका अमेरिका है और ये है हमारा भारत, ठीक है?
तो अमेरिका क्या करता है, अब अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, मतलब यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पे विकास बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं हो गया है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हमारा, वह भारत के जो श्रमिक है वे सस्ते होने के कारण जो अमेरिका है वो अपना काम भारत में स्थापित कर देगा, मतलब अमेरिका अपनी छोटी-छोटी कंपनियां भारत के अंदर खोल देगी, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि मैकडॉनल्ड की कंपनियां जो बर्गर पिज्जा आपको देती है, ठीक है, ये सारी कंपनियां कहाँ की है, ये सारी कंपनियां बाहर देशों की है, ये हमारे भारत देश की नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यूएसए ने, भारत ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी काफी सारी कंपनियां भारत के अंदर खोल दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ के श्रमिक सस्ते हैं, मतलब इनकी लागत जो होती है वो कम लगती है और उनको फायदा ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो अमेरिका है उसने अपना काम भारत में स्थापित किया और भारत द्वारा है उसका काम की पूर्ति की जा रही है, भारत द्वारा उसका काम किया जा रहा है, तो इसको बाह्य स्रोतन कहते हैं। अब कारण कारण में आपने पढ़ा कि क्योंकि कुछ देशों के जो श्रमिक है वह बहुत सस्ते होते हैं और इंटरनेट के द्वारा कोई भी काम कंपनियां आसानी से दूसरे देश से करवा लेती है, मतलब इंटरनेट है तो जो सारा जो डेटा होता है, उनके जो सारे सारे आंकड़े हैं, सारी जानकारी है कि आज कितनी बिक्री हुई है या फिर कितना विकास हुआ है हमारी कंपनी में, वो सब उनको इंटरनेट के द्वारा मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भी बाह्य स्रोतन जो है वो बढ़ा है काफ़ी स्तर पर, और वैश्वीकरण के कारण भी इसे बढ़ावा मिला है। अगर आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब होता है कि किसी देश का, ठीक है, अन्य देश के साथ व्यापारिक संबंध। अब ये एक व्यापारिक संबंध ही है क्योंकि इसने, जो ये अमेरिका है, उसने व्यापार से संबंधित अपनी कंपनी दूसरे देश यानी कि भारत में स्थापित कर दिया और वहाँ से वह लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। और जो भारत के जो श्रमिक है, मतलब जो कर्मी उस कंपनियों में काम करते हैं, उनको अमेरिका को कम वेतन देना पड़ता है क्योंकि वे सस्ते सस्ते श्रमिक हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण भी इसे बढ़ावा मिला है। ये बाह्य स्रोतन का जो ये विषय है, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब जो आखिरी वो पूछा गया है आपसे, या परिभाषा एक और दी हुई थी, अंकीय विभाजन क्या होता है? ठीक है? देखिए क्या होता है, कोई देश अपने नागरिकों को कितनी जल्दी सूचना तथा संचार के लाभ उपलब्ध कराता है, वह अंकीय विभाजन कहता है। मान लीजिए एक ये अमेरिका है, ठीक है? वो अपने नागरिकों को भारत से भी ज़्यादा जल्दी सूचना और संचार प्रदान करा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो तकनीक है ना, वो बहुत ज़्यादा विकसित है भारत के मुकाबले, ठीक है? और जो भारत है, वह अपने नागरिकों को बहुत जल्दी सूचना और संचार प्रदान तो करा सकता है, ठीक है? पर इसकी तकनीक ना उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। तो कोई देश जितनी जल्दी अपने वहाँ पे जो रहने वाले लोग अपने नागरिकों को अपनी सूचना या संचार प्रदान करता है, ठीक है? उसको अंकीय विभाजन कहा जाता है। इसमें क्या है, विकसित देश इसमें आगे बढ़ गए हैं, जैसे कि अमेरिका का अंकीय विभाजन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके पास तकनीक बहुत अच्छी है, और विकासशील देश अभी भी पीछे है, जैसे कि भारत, ठीक है? मतलब वो सूचना जो भारत से भी ज़्यादा गरीब देश है, जहाँ पर तकनीक भारत से भी बहुत ज़्यादा कम है, वह तो भारत से भी मतलब उनका जो अंकीय विभाजन है वो भारत से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पर भारत का मतलब आप मध्यम स्तर का मान सकते हैं क्योंकि वह बहुत जल्दी भी पहुँचा देता है, पर इसकी तकनीक उतनी भी ज़्यादा सक्षम नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब है पंचम क्रियाकलाप क्या होता है? आपने तृतीय क्रियाकलाप पढ़ लिए, चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ लिया, पंचम क्रियाकलाप है वे सेवाएँ जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना करती हैं, उनके पुनर्व्यवस्था, व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नई तकनीकों के मूल्यांकन पर केंद्रित है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये पंचम सेवाएँ हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको ना नए विचार उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या था? उसमें आपको सेवाएँ दी गई थी, परिवहन सेवा, संचार सेवा, ठीक है? पर्यटन की सेवा, काफ़ी सारी सेवाएँ दी गई थी, और जो चतुर्थ क्रियाकलाप में कलाप थे, उसमें क्या आता है कि खोज करना, विकास के जो अवसर हैं, उनको उपलब्ध कराना, मतलब विकास किस प्रकार किया जा सके, ठीक है? इससे संबंधित है। पंचम जो सेवाएँ हैं, वह संबंधित है इन विचारों से, मतलब जो सलाह दी जाती है, जो विचार-विमर्श का काम करते हैं लोग, बड़े बहुत ही ऊँचे स्तरों पर के नई तरह की खोज कैसे की जाए, ठीक है?
नई तरीके की तकनीकें किस प्रकार लाई जाए, ठीक है, विकास किस प्रकार किया जा सकता है, या फिर जो बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार किए जाते हैं, उनसे संबंधित उनको और अच्छे सुचारू रूप से करने के लिए जो विचार जो सलाह दी जाती है, ठीक है, वह वे सब आते हैं पंचम क्रियाकलाप में, ठीक है। इनमें उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले सरकारी अधिकारी, तकनीकी व कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा ना, जैसे कि किसी देश का दूसरे देश से जो भी कानूनी सलाह होती है, ठीक है, तकनीकी जो मसले होते हैं उनको सुलझाने के लिए जो सलाह दी जाती है, वे सब लोग पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और पंचम क्रियाकलाप के प्रकार हैं विशेषज्ञ, परामर्शदाता या फिर नीति निर्धारक। जो नीतियां बनाते हैं वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय नीति भी हो सकते हैं, विदेश नीति, या फिर उनके बारे में सलाह देते हैं और विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो पंचम क्रियाकलाप में आते हैं, ठीक है। आपके अध्याय में ये प्रश्न पूछा गया था कि लाल कॉलर श्रमिक मतलब ये जो लाल कॉलर, सफेद कॉलर, स्वर्ण कॉलर, धूसर यानी कि सलेटी जो रंग होता है वो होता है धूसर कॉलर, नीला कॉलर, गुलाबी कॉलर श्रमिक क्या होते हैं, इनको अ, इनकी श्रेणियां बांटनी थी, ठीक है। तो लाल कॉलर श्रमिक के बारे में हमने प्राथमिक क्रियाओं में पढ़ा था कि इनका जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला होता है। इसलिए लाल कॉलर श्रमिक कौन होता है? प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग। संलग्न मतलब लगे हुए लोग जो प्राथमिक क्रियाओं का कार्य करते हैं, ठीक है, वे लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जैसे कृषि में करने वाले, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो बहुत ही मेहनत वाला होता है। अब सफेद कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि जो उच्च तकनीकी होती है, उच्च तकनीक मतलब बहुत बढ़िया तकनीक वाले उद्योग जो होते हैं, उसमें जो अति कुशल कर्मी होते हैं, मतलब जिनका जो काम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम स्तर का उनका मतलब स्तर ऊंचा है पर मेहनत उसमें बहुत ही कम है। मतलब उनको बस बैठे रहना पड़ता है, सिर्फ देखभाल करनी होती है, ठीक है। उनका काम मेहनत वाला नहीं होता। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में जो अति कुशल कर्मी होते हैं वे सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है। स्वर्ण कॉलर श्रमिक, देखिए आप स्वर्ण से समझ सकते हैं, स्वर्ण मतलब कि सोना, ठीक है। सोना कॉलर श्रमिक अगर पूछा जाए तो मतलब सबसे बढ़िया जिनकी नौकरी होती है, जिनका काम है बहुत ही कम मेहनत वाला, मतलब जिनको उनके काम की ना बहुत अच्छी वेतन दिया जाता है, ठीक है। पंचम क्रियाओं में संलग्न लोग, मतलब देखो इनका कितना उच्च स्तर है इनके काम का, कि ये कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, परामर्शदाता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जो लोग पंचम क्रियाओं में लगे होते हैं। अब है दूसर कॉलर श्रमिक, ये कौन होते हैं? सेवानिवृत्त बुजुर्ग, मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं अपने कार्यों से, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। और जो सफेद व नीला कॉलर व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, मतलब जो लोग अपने काम से तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं पर अभी भी वे कुछ काम करते हैं, जैसे कि सफेद कॉलर काम, मतलब कि वो किसी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य कर रहे हैं या फिर शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है। आपने देखोगे कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, अगर उनकी मतलब अगर वे रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए अपनी नौकरी से, तो वे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की, मतलब जो घर के बाहर जो आपका गार्ड बैठा रहता है, रखवाल करता है जो आपकी, ठीक है, उनकी नौकरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नीला कॉलर श्रमिक में आ जाएगा। और सफेद कॉलर मतलब जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में सिर्फ देखभाल का काम करते हैं, ठीक है। अब है नीला कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? उद्योगों में शारीरिक श्रम करने वाले लोग नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। मतलब जिनका काम जो होता है मेहनतों वाला होता है, उद्योगों में कार्य करते हैं, मतलब वित्तीय क्रियाओं में लगे हुए लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है। अब है गुलाबी कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? देखो गुलाबी कॉलर श्रमिक होते हैं सेवा सेवा उद्योग से संबंधित, मतलब तृतीयक सेवाओं में जो संलग्न लोग होते हैं वे, जैसे कि वेटर की सेवा देने वाले, बिक्री कर्मचारी करने वाले का की सेवा देने वाले, मतलब बिक्री करवाते हैं वे, ठीक है। बेचने का कार्य जिनका होता है व्यापार करने का, वे लोग जो होते हैं वे गुलाबी कॉलर श्रमिक होते हैं। इसमें मुख्यतः महिलाएं होती हैं, ठीक है। गुलाबी रंग से आप समझ सकते हैं, गुलाबी रंग से आप महिलाओं को लेकर चलिए। और जो ये है गुलाबी कॉलर श्रमिक, ये सेवा उद्योग से यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे वेटर की सेवा देना, बिक्री कर्मचारी, ठीक है। इसको भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि सारे तो नहीं पर हो सकता है किसी किन्हीं दो के बारे में, किन्हीं दो कॉलर श्रमिकों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
तो ये अध्याय यहीं पर कब समाप्त होता है। अगर आपको कोई कुछ भी अगर आपको संदेह लगता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर या फिर इसे रोककर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं या फिर दोबारा सुनकर समझ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।